शिवसेना उद्धव गुट के नेता संजय राउत ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर एक बड़ा बयान दिया। संजय राउत ने न्यूज 18 इंडिया से कहा, नरेंद्र मोदी नेहरू और इंदिरा गांधी की तरह तीसरी बार प्रधानमंत्री बनकर इतिहास बनाना चाहते हैं। मौजूद हैं संजय राउत जी। संजय जी, जिस तरीके का नतीजा आया है, आप कह रहे हैं कि पहला हक एनडीए का ही है, क्या विपक्ष ने अब कोशिश छोड़ दी है सरकार बनाने की? मोदी जी को एक इच्छा है कि मैं तीसरी बार कसम लूँ। पंडित नेहरू ने ली, इंदिरा जी ने ली, तो मोदी जी को लगता है बुजुर्ग है, अब उनकी उम्र भी हो गई है, 75 रिटायर होने का उनका समय है, एज पर उनका पार्टी रूल्स। तो अगर बुजुर्ग की इच्छा हम तो इस सभ्यता को मानते हैं देश की, वो चाहते हैं कि मैं तीसरी बार एक बार कसम लूँ और रिकॉर्ड बना लूँ। उनके पास चाहे बहुमत ना हो, उनको बहुमत नहीं है, लेकिन पार्टी बड़ी है तो उनको पहला निमंत्रण आ जाएगा। तो तीसरी कसम है, तीसरी कसम उनको लेने दो, फिर चौथी कसम के बारे में हम सोचेंगे। सर, महाराष्ट्र में आपकी पार्टी ने, शरद पवार जी ने बहुत अच्छा प्रदर्शन किया। ये कहा जा रहा है कि कई नेता जो आपकी पार्टी से अलग हो गए थे, आपके अपने, अब वो वापस आना चाहते हैं, तो क्या ऐसे लोगों के लिए रास्ता खुला हुआ है? देखिए, ऐसे बहुत से नेता हैं जो चुनकर भी आए हैं संसद में, उनको पता चला असली नकली क्या है। मोदी और शाह और चुनाव आयोग किसी की पार्टी असली नकली तय नहीं कर, जनता तय करती है। ये सब अब विधानसभा में भी पता चलेगा। लोग चाहते हैं, संपर्क में है, आने वाले दिनों में आपको पता चलेगा। सर, उद्धव ठाकरे जी के बारे में भी एक खबरें इस तरीके की आ रही हैं कि उनको भी वापस लाने के लिए एनडीए में प्रयास चल रहा है, क्योंकि एनडीए इस समय उतना मजबूत नहीं है जैसा दिखाई देना चाहिए। तो कोशिश क्या ये हो सकती है? देखिए, आज जो एनडीए है वो एनडीए नहीं है, मैं उसको एनडीए मानता ही नहीं। ठीक है, सरकार बनाने के लिए एक साथ आए हैं, कितने दिन रहेंगे साथ में उस बारे में कोई बोल नहीं सकता, लेकिन उद्धव ठाकरे शिवसेना मोदी जी के साथ कभी नहीं जाएगी। कभी नहीं जाएगी, यानी उनको लाने के लिए बात भी कोई नहीं कर सकता? पहले हिम्मत ही नहीं बात करने की, हमारे साथ हिम्मत ही नहीं। हम जनता के साथ बेईमानी नहीं करेंगे। सर, एक बस अंतिम सवाल, आप लोग हमेशा अरविंद केजरीवाल और हेमंत सोरेन की गिरफ्तारी के खिलाफ बात उठाते थे। अब नीतीश कुमार, चंद्रबाबू नायडू एनडीए के मजबूत हिस्सेदार हैं, क्या आप उनकी गिरफ्तारी को लेकर इन दोनों नेताओं से कुछ बात करेंगे या इनका रुख कुछ देखेंगे? सरकार बनने दो, सरकार में जाने दो। चंद्रबाबू, नीतीश कुमार हमेशा लोकतंत्र मजबूती के लिए तानाशाही के खिलाफ लड़ते आए हैं, तो जरूर हम उनसे बात करेंगे। अब आपके हाथ में सत्ता है देश की। बहुत बहुत शुक्रिया। विक्रांत यादव, न्यूज़ 18 इंडिया, दिल्ली। और बीजेपी नेता नारायण राणे ने उद्धव ठाकरे पर बड़ा आरोप लगाया है। क्या यह आरोप है, बताते हैं। दरअसल उनके मुताबिक उद्धव ठाकरे की सोच शिवसेना की विचारधारा के विपरीत है, उसके उलट है, इसलिए जीत के लिए उद्धव ने समझौता किया। राणे ने आरोप लगाया कि उद्धव ने उन्हें हराने के लिए षड्यंत्र भी रचा। इस सीट पे जो है उद्धव ठाकरे ने कैंपेन किया, आदित्य ठाकरे ने किया, सबने किया, आपको हराने के लिए सबने किया। काफी व्यक्तिगत आरोप भी उन्होंने लगाया आप पर। नहीं, मैं व्यक्तिगत आरोप आज नहीं, वो तो लगाते हैं। उनके बदमाशी के कारण मुझे शिवसेना छोड़ना पड़ा। माननीय बाला साहब ने उनको काफी वक्त समझाया था, तेरे में और नारायण राणे में कोई मिसअंडरस्टैंडिंग नहीं चाहिए, आप दोनों भी एक विचार से काम करो, मैं जब तक जिंदा हूँ तब तक, ये उनका वाक्य था। मगर इसका खुद का स्वार्थ उनका है, इस वजह से मेरे से जो बर्ताव किया मुझे अच्छा नहीं लगा। आपको हराने की पूरी कोशिश की गई, पूरी तरफ से कोई छोड़ा नहीं है। हमारे जो महायुति है उसके अंदर के कई नेता जन से उन्होंने दोस्ती करके मेरे खिलाफ कारस्तान चालू किया था। जैसे कि महाराष्ट्र में ये कहा जा रहा है कि एमवीए साथ में आई, तो उसमें कुछ मुस्लिम वोट भी जो है ठाकरे की पार्टी को मिले। ये जो चुनाव हुआ है और ठाकरे की कई सीट बढ़ गई है, जो नहीं भी, कुछ 5 भी नहीं आने वाली थी, 9 आई। मैं समझता हूँ मुस्लिम वोट एक गट्ठा उद्धव ठाकरे शिवसेना को मिला है।
ये मैं समझता हूँ शिवसेना ओरिजिनल आइडियोलॉजी के खिलाफ ही हुआ है सब। बाला साहब कभी कोई जीत के लिए, स्वार्थ के लिए कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं किया। हिंदुत्व हिंदुत्व, मराठी आदमी मराठी आदमी, इनके ऊपर कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं किया। इन्होंने किया, ये भी गद्दारी करके मुख्यमंत्री बना, इनका मेरिट कुछ नहीं है। राजनीति में उनको 5% कुछ मेरिट नहीं है। ना एडमिनिस्ट्रेशन समझता है, ना राज्य का, स्टेट का बजट समझ में आता है, ना समस्या महाराष्ट्र की उन्होंने मालूम, कुछ भी मालूम नहीं है। उन्होंने जो गद्दारी की है पार्टी के आइडियोलॉजी के खिलाफ, उसका ये उनको बेनिफिट है। लेकिन इस पूरे चुनाव में ये देखा गया कि मुस्लिम, दलित और मराठा वोट जो है बीजेपी के खिलाफ हो गया। आप खुद मराठा है, मराठा नेता है, मराठा आरक्षण का फटका लगा आपको लगता है? मराठा आरक्षण का फटका नहीं है, मगर मराठा समाज मराठवाड़े में इस बार बीजेपी के साथ नहीं दिखाई दिया। जो मैं जानकारी लिया है कि मराठा समाज बीजेपी के साथ, बीजेपी के उम्मीदवार को वोटिंग नहीं किया, इसलिए हमारी वहाँ हार हुई, ऐसा मैं समझता हूँ। चलिए राणे जी, हमसे बात करने के लिए थैंक यू सो मच। थैंक यू। और राजस्थान का भी जिक्र कर लेते हैं, जहां हार के बाद राजस्थान बीजेपी में घमासान शुरू हो चुका है। भजन लाल सरकार में मंत्री जाबर सिंह खर्रा का आरोप है कि हार के लिए गलत टिकट बंटवारा यहां पर सामने आया। ये जिम्मेदार उन्होंने बताया। दरअसल राजस्थान में 25 में 11 सीटें बीजेपी हारी है और ऐसे में आरक्षण पर भ्रम फैलाया गया है। जाबर सिंह खर्रा के जरिए यह आरोप लगाया गया और हार की जिम्मेदारी सामूहिक है, ये भी उन्होंने कहा। दरअसल बीजेपी को 14 सीटें मिली हैं और कांग्रेस के खाते में 8 सीटें आई हैं। ये 25 सीटों का आंकड़ा है। करेंगे और जो भी कमी खामी रहे उसको सुधार करेंगे। इसमें ये 400 पार के नारे को लेकर जो विपक्ष ने भ्रम फैलाया, हम उस भ्रम को दूर नहीं कर पाए। किसान आंदोलन का असर रहा, टिकट बंटवारे की गलतियों का असर रहा, बहुत सी बातें थी जिनका असर रहा। और हमारे सहयोगी भवानी सिंह ज्यादा जानकारी के साथ। भवानी, अभी तो नतीजे सामने आए हैं, अभी तो शपथ ग्रहण समारोह भी यहाँ पर होना है। इससे पहले जिस तरह से खर्रा की तरफ से ये बयान सामने आया है, क्या किसी तरह का मतभेद या मनभेद इसे माना जाए अंदर खेमे से? देखिए, ये जो खर्रा बोल रहे हैं वो काफी बड़ी बात है। वो 3-4 बातों के बीच में एक बात बोल रहे हैं कि गलत टिकट बंटवारा। ये जो शब्द का इस्तेमाल किया उन्होंने, गलत टिकट बंटवारा, क्योंकि राजस्थान में टिकट बंटवारे को लेकर विवाद रहा। जब चूरू से एक टिकट काटा गया था राहुल कसवा का, उसके बाद में वो कांग्रेस में चले गए थे। इसी तरीके से कुछ जगह पर और विवाद हुए थे। बाड़मेर के टिकट को लेकर हुआ था, जहां रविंद्र सिंह भाटी बागी खड़े हो गए थे। तो एक तरह से वो इशारा कर रहे हैं कि टिकट डिस्ट्रीब्यूशन अगर ठीक होता उस समय, तो शायद बीजेपी की ये हालात राजस्थान के अंदर नहीं होते जो हुए। तो जाहिर तौर पर ये एक बड़ा इशारा है और आने वाले टाइम में हो सकता है कि कुछ नेता और बोले और ये अब इस पर बड़ा मसला हो सकता है। बड़ी बात यहाँ पर खर्रा के जरिए कही गई है और ऐसे में अभी और भी प्रतिक्रियाएं सामने आ सकती है। शुक्रिया भवानी जानकारी के लिए। और अब तमिलनाडु की सियासत से जुड़ी ये तस्वीर भी आपके सामने इलेक्शन ब्रेकिंग के जरिए, जहां चुनाव के बाद तमिलनाडु में अपनी जीत नहीं बल्कि विरोधी की हार का जश्न मनाया गया। और ये जश्न ऐसा था कि देखकर रूह कांप जाए। तस्वीर इस वक्त आपके सामने, पूरी खबर आपके सामने। आरोप है कि कोयम्बटूर में डीएमके समर्थकों ने बीजेपी के अन्नामलाई की हार के बाद सरेआम देखिए किस तरह से एक बकरे का गला काट डाला। ये वीडियो हमने इसलिए धुंधला किया है क्योंकि रोंगटे खड़ा कर देने वाला, दिल दहला देने वाला ये वीडियो है। इस घटना का वीडियो बीजेपी नेता अमित मालवीय ने एक्सपोज किया है और आरोप है कि डीएमके समर्थकों ने कोयम्बटूर सीट से अन्नामलाई की हार पर बकरे की बलि दी और बाकायदा इसका वीडियो भी बनाया। जानकारी आप तक पहुंचा दें कि बीजेपी नेता अन्नामलाई किसान परिवार से आते हैं और उनका परिवार बकरी पालन से जुड़ा रहा है। और ये जो वीडियो इस वक्त आपके सामने है, उसमें बकरे के चेहरे पर अन्नामलाई की तस्वीर लगाई गई है और फिर उसका सिर कलम देखिए किस तरह से कर दिया गया है।
तो जीत का नहीं बल्कि विरोधी की हार का जश्न, वो भी इस निर्मम तरीके से यहां पर मनाया गया है जो अपने आप में मानवता को भी शर्मसार यहां पर करता है। ये वीडियो नहीं है बल्कि ये बताने के लिए है कि किस तरह से सियासी तस्वीर कई बार इतना ज्यादा गिर जाती है कि शर्मसार कर देती है हर किसी को। जीत का जश्न, विरोधी की हार का जश्न भी मनाना है तो ये तस्वीर कतई जायज नहीं कहलाई जा सकती। एक वीडियो जिसमें कि अन्नामलाई का चित्र एक बकरी पर डाला गया है और सरेआम उस बकरी का गला काटा गया है। ये क्या संदेश देना चाहते हैं अन्नामलाई और भारतीय जनता पार्टी के विरोधी? और तमिलनाडु की पुलिस से मेरा आग्रह है कि इस प्रकार का कृत्य सरेआम चल रहा है जिसके वीडियो सामने आए हैं और आप लोग मौन बैठ